Hello everyone, welcome to the lecture third of International Politics series, and today we are going to cover the concept of realism. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So basically, realism is one of the theory of international politics. We'll start with understanding what is the basic introduction of realism. मैंने हर जगह से देखकर कुछ मेन पॉइंट्स जो 6 मेन पॉइंट्स है रियलिज्म के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रियलिज्म को यहाँ पे राइट डाउन करे हैं. तो बेसिकली रियलिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर आप इसे समझोगे तो. रियलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड एंड्योरिंग थ्योरी इन स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस. Realism provides us a framework to understand state behavior, power emphasis, security, or national interest. Realism is rooted in the idea of anarchic nature of international system. Realism जो है एक बहुत ही influential और enduring theory है study of international relations में. Realism basically हमें एक framework provide करता है to understand state का behavior, power emphasis, security और national interest के concepts को. रियलिज्म ये मानता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक नेचर का है. इसका मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो आपको पीस या फिर सेफ्टी इंश्योर करेगी. तो स्टेट को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ता है. थ्यूसीडाइड्स की जो बुक है हम सबसे पहले वहां पे रियलिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं. और हेंस जे मॉर्गन थो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पर्पस से कि इनकी बुक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो 1972 में आई थी. वो रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म के इंसाइट्स देते हैं अपनी बुक में. हम तीन मेन वेरिएंट्स देख के चलेंगे विच इज क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियो रियलिज्म और पोस्ट क्लासिकल रियलिज्म. नाउ हम सबसे पहले समझेंगे कि फाउंडेशन कैसे हुआ या फिर क्या बैकग्राउंड था जब रियलिज्म आया. तो रियलिज्म जब आया तो रियलिज्म इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू आइडियलिस्टिक थ्योरी दैट हैड डोमिनेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आइडियलिस्टिक थ्योरी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी. तो उसके रिस्पॉन्स में रियलिज्म इमर्ज हुआ. अब क्वेश्चन पुट ऑन होगा कि रियल आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है. तो आइडियलिस्ट्स ये मानते थे that they believe that international law, cooperation and organization जैसे कि लीग ऑफ नेशन could maintain peace. आइडियलिस्टिक्स ये मानते थे कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है या कोऑपरेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि लीग ऑफ नेशन है, ये पीस मेंटेन कर सकता है. ऑल्दो हम सभी को पता है कि लीग ऑफ नेशन वाजंट अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. वहीं पे इन कॉन्ट्रास्ट रियलिज्म कहता है कि in contrast argued that the international system is anarchical, meaning there is no authority to ensure rule or to ensure peace. रियलिज्म कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो अनार्कियल होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है यहाँ पे जो आपको रूल इंश्योर करेगा या फिर पीस इंश्योर करेगा. जहाँ पे आइडियलिस्टिक कहता था कि लीग ऑफ नेशन पीस मेंटेन कर सकता है, वहाँ पे रियलिज्म कहता था ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो आपको रूल या फिर पीस इंश्योर करेगा. अब इसके इस पॉइंट से this state of anarchy compels that state to act primarily in their own self interest. इस पॉइंट का मतलब है कि एनार्की जब हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में है तो उसकी वजह से स्टेट अपने ओन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करता है, उसी हिसाब से वो एक्ट करता है. नाउ कुछ की अजम्पशंस हैं रियलिज्म के. 4 मेन की अजम्पशंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हैं विच इज एनार्की, स्टेट, पावर और सर्वाइवल. एनार्की मतलब हम सबको अब तक समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम विच लैक्स एंड सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी. अनलाइक डोमेस्टिक लेवल जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में कोई सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं होती है, ऐसा रियलिज्म मानता है. स्टेट
द स्टेट इज प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। रियलिज्म ये मानता है कि जो स्टेट है वो प्राइमरी एक्टर होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। पावर, states are motivated by the desires to accumulate power to ensure survival. States हमेशा उन desires, पावर की desires से motivated रहते हैं जिससे उनका survival हो सके। Because हमें सबको पता है कि international relations is a struggle, or international politics is a struggle of power. Now survival. The primary goal of every state is to ensure its survival in an insecure and unpredictable world. जो प्राइमरी गोल है हर स्टेट का वो यही है कि वो अपना सर्वाइवल कर सके इस इनसिक्योर और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में। नाउ हम दो टाइप के रियलिज्म पढ़ेंगे, विच इज क्लासिकल रियलिज्म और स्ट्रक्चरल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियो रियलिज्म। इनके कुछ इंसाइट्स अभी हम लेंगे क्लासिकल रियलिज्म के, और फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो रियलिज्म के कुछ पॉइंट्स जिससे कि हमें क्लासिकल रियलिज्म थोड़ा समझ आ सके वो ये है कि इट हैज इट्स रूट इन अ वर्क ऑफ एंशिएंट फिलोसोफर्स लाइक थ्यूसिडाइड्स, होब्स, मैकियावेली। जो क्लासिकल रियलिज्म है इसके रूट्स ऑफ वर्क कहाँ देखने को मिलते हैं? एंशिएंट फिलोसोफर्स में, जैसे कि थ्यूसिडाइड्स है, होब्स है, मैकियावेली है। थ्यूसिडाइड्स ये मानते थे, फॉर एग्जाम्पल, बिलीव दैट ह्यूमन नेचर डिराइव्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि ह्यूमन का जो नेचर है, बाय ह्यूमन मॉरल लॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड। Third point is, classical realists argue that human beings have an inherent desire for power and control, and this behavior extends to state. क्लासिकल रियलिस्ट ये आर्ग्यू करते थे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर है ना एक इनहेरेंट डिजायर होते हैं फॉर पावर एंड कंट्रोल, और यही बिहेवियर स्टेट्स तक एक्सटेंड होता है। Now we'll see structural realism, which is also called neo-realism. इट हैज डेवलप्ड बाय केनेथ वॉल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आंसर राइटिंग के अंदर, कि केनेथ वॉल्स जो है ये इनके सेमिनल वर्क थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में ये न्यू रियलिज्म या फिर स्ट्रक्चर रियलिज्म की बात करते हैं, उन्हें उसे डेवलप करते हैं। Unlike classical realists, neo-realists argue that the structure of international system rather than human nature shapes state behavior. ना कि ये क्लासिकल रियलिस्ट से बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है वो स्टेट के बिहेवियर को शेप करता है रेदर देन ह्यूमन नेचर। और वॉल्स के अकॉर्डिंग द की टू अंडरस्टैंड आईपी, विच इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इज द एनार्की ऑफ द सिस्टम which compels states to prioritize survival through the accumulation of power. नाउ रियलिज्म को बहुत क्रिटिसाइज भी करा गया, जहाँ पे इसके गुड पॉइंट्स थे। रियलिज्म इन्फ्लुएंशियल रहा है, चाहे इंटरेस्टिंग हो, एंड्योरिंग थ्योरी रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो इसके कुछ 3 पॉइंट्स मैंने क्रिटिसिज्म में लिखे हैं, विच इज ओवर एम्फेसिस ऑन पावर, कि जो रियलिज्म है वो बहुत ज़्यादा पावर पे एम्फेसिस डालता है, और बाकी के जो फैक्टर्स है जैसे कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ह्यूमन राइट्स, इनको वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करके चलता है। Ethical concerns, rejection of moral considerations is criticized too. जहाँ पे रियलिज्म ने मॉरल कंसिडरेशंस को रिजेक्ट करा, इसकी वजह से इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। डिटर्मिनिज्म, रियलिज्म बहुत ज्यादा ओवर डिटर्मिनिस्टिक है। इन तीनों रीजंस की वजह से रियलिज्म को क्रिटिसिज्म मिले हैं। Now we'll see the conclusion of realism concept. Realism concept एक crucial theoretical approach है अगर हमको international relations समझना है तो, जहाँ पे उसका main focus होता है anarchic structure of international system, मतलब कोई central authority नहीं है और state अपने self interest के लिए काम करता है। Realism हमें एक ऐसे lens provide करता है जिसमें हम conflict, alliances, behavior of the states को अच्छे से समझ सकते हैं। Although रियलिज्म बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ है फॉर इट्स लिमिटेड स्कोप्स एंड मॉरल जो कंसिडरेशन उसको रिजेक्ट करने के लिए, बट इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो अभी भी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज में रिलेवेंट है।